नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की। आईडीए बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। बिल्डिंग की चौथी मंजिल में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। इंदौर विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग में ये भीषण आग लगी है। बिल्डिंग की चौथी मंजिल में ये आग लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग का तांडव इंदौर में देखने को मिल रहा और आईडीए बिल्डिंग में ये आग लगी है। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डिंग में ये आग लगी है। दरअसल दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये कि करीब दमकल की 4 से 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इंदौर विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। चलेंगे इंदौर, बात करेंगे हेमंत शर्मा से। हेमंत, आग पर काबू क्या पा लिया गया है? अपडेट। देखिए, बिल्कुल शिवम, लगातार जो है दमकल की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास में जुटी हुई है। 4 टैंकर जो है वो अब तक लग चुके हैं और लगातार जो आग है वो विकराल रूप उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से आग लगी थी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर पीओपी का बना हुआ था, जिसके कारण आग जो है वो लगातार यहाँ पर भड़की हुई है। फोम डालकर आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो फिलहाल किया जा रहा है और जल्दी आग पर काबू पाने की बात यहाँ पर दमकल के अधिकारी कर रहे हैं। जी, दमकल की कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद है? कौन कौन से अफसर और दलबल मौजूद है? देखिए, बिल्कुल शिवम, एएसआई जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और दमकल के कई कर्मचारी जो है वो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 गाड़ियां जो है दमकल की वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और 4 गाड़ियों के साथ 4 फायर टैंकर भी यहाँ पर मौजूद है, जो गाड़ियों में लगातार पानी फिलिंग का काम यहाँ पर कर रहे हैं और जल्द ही आग पर काबू पाने की बात यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी वो कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हेमंत शर्मा खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उन्नाव की। उन्नाव में बच्चा चोर समझकर महिला और पुरुष की जमकर पिटाई कर दी गई। रात के अंधेरे में युवक और एक महिला को ग्रामीणों ने रोका तो भागने लगे। लोगों ने बच्चा चोर होने का शोर मचाया। बच्चा चोर पर हंगामा होते ही गांव के लोगों ने महिला और पुरुष को रोक लिया। लात घूसों डंडों से उसकी पिटाई की गई। उन्नाव के बोनामाऊ गांव की घटना बताई जा रही, जहां पर महिला और पुरुष की लात घूसों से पिटाई की गई। बच्चा चोरी के शक में एक बार फिर भीड़ में शिकार बनाया एक महिला और पुरुष को। तो हाथ पैर बांधकर उनकी पिटाई की गई। बच्चा चोरी के शक में एक युवक और एक महिला की जमकर पिटाई की गई है। और ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने नरसिंहपुर के ज्योतिश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। स्वामी स्वरूपानंद जी आजादी की लड़ाई में जेल भी गए थे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी। उनके निधन पर शोक की लहर है। सोमवार को उन्हें आश्रम में ही समाधि दी जाएगी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को मणिदीप आश्रम से गंगा कुंड स्थल तक पालकी से ले जाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। भक्त जय गुरुदेव के जयघोष लगा रहे थे। गंगा कुंड पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। सोमवार शाम उन्हें समाधि दी जाएगी। भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां तैनात किया गया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के अंतिम दर्शन के लिए कई वीआईपी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो कल शाम को आश्रम में समाधि दी जाएगी। आज पालकी में सवार होकर उनका पार्थिव देह जो है वो यहाँ पहुंचा आश्रम में। 99 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जय गुरुदेव के जय घोष यहाँ पर लगाए गए। बड़ी संख्या में स्वामी शंकराचार्य जी के अनुयायी यहाँ पहुंचे हैं और वीवीआईपी के आने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो चुका है। कल शाम को आश्रम में ही समाधि दी जाएगी। 99 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। बड़ी संख्या में उनके अनुयायी, उनके उपासक यहाँ पहुंचे हैं और उन्हें अंतिम दर्शन करने पहुंचे हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के से जबलपुर में शोक की लहर देखने को मिल रही है। सिविक सेंटर बगलामुखी मंदिर में लोग जमा हो गए और अस्पताल में शंकराचार्य का चेकअप यहां पर हुआ करता था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। दरअसल यहीं से उनका उपचार चल रहा था, यहाँ उनका चेकअप हुआ करता था। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का निधन हो गया और उसके बाद शंकराचार्य के निधन से जबलपुर में शोक की लहर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में उनके अनुयायी यहाँ पहुंचे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का निधन हो गया है और शंकराचार्य के निधन से जबलपुर में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है। यहीं उनका उपचार चल रहा था।
बता दें आपको 1924 में 2 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। छोटी उम्र में उन्होंने रामायण, गीता और पुराणों की जानकारी हासिल की। जबलपुर में शंकराचार्य के निधन से शोक की लहर देखने को मिल रही है। जीवन धर्म के लिए लगाया, उन्होंने अपना सर्वस्व, ये तो आप भी सबको ज्ञात है कि उनका जीवन एक कांच की तरह है जिसमें आर पार दिखता है। ऐसा उन्होंने अपने जीवन की पारदर्शिता रखते हुए सारा जीवन सनातन धर्म के प्रति लगाया और आज संपूर्ण भारत में, विश्व में बहुत बड़ी क्षति है जो कि ऐसे पूज्यपात हमारे बीच में भौतिक देह से हमारे बीच में नहीं रहे। 17 सितंबर को पीएम मोदी एमपी के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी श्योपुर के कूनो पार्क जाएंगे। पीएम के दौरे से पहले सीएम शिवराज ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भूपेंद्र यादव के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे। दरअसल पीएम मोदी इस बार अपने जन्मदिन के मौके पर एमपी को चीतों की सौगात देंगे। चीते साउथ अफ्रीका और नामीबिया से आने वाले हैं। तो कूनो तैयार है और चीतों का इंतजार कूनो पार्क को है। और इसके पहले सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भूपेंद्र यादव के अलावा बीडी शर्मा के साथ जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी चीतों को छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश को चीतों की सौगात पीएम मोदी देने वाले। इसके पहले तैयारियों का जायजा सीएम शिवराज ने लिया है। तो सीएम शिवराज ने जायजा लिया। 17 सितंबर को पीएम मोदी श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क आ रहे हैं और चीतों की सौगात देंगे। तो सीएम शिवराज ने व्यवस्थाओं का आज जायजा लिया, चूंकि 17 सितंबर को पीएम मोदी का दौरा है। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और चीता जो भारत से विलुप्त हो गया था, न केवल भारत से बल्कि एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो गया था, अब अफ्रीका से, पहले नामीबिया से और फिर दक्षिण अफ्रीका से भी यहाँ चीते आएंगे और फिर से चीतों का पुनर्स्थापन होगा। ये दुनिया में अपना एक पहला तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें वाइल्ड चीता को हम वापस से रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अनेक विषयों पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट पे भारत ने अच्छी तरक्की करी। हमारे 32 एलिफेंट रिजर्व हो गए। हमारे जो टाइगर रिजर्व हैं 16 को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिला है। हमारे डॉल्फिन को लेकर के, लॉयन को लेकर के और उनकी संख्या में बढ़ोतरी को लेकर मंत्रालय काम कर रहा है। और कूनो पालपुर में चीता प्रोजेक्ट को लेकर, शुभारंभ को लेकर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि चीतों के लिए कूनो पार्क के चयन में सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए इकोलॉजी सिस्टम में सुधार होगा, इसके साथ ही पर्यटन का विकास भी होगा। कार्निवोर में जिसमें लॉयन है, जिसमें टाइगर है, जिसमें लेपर्ड है, उसमें एक बड़ी प्रजाति चीता भारत से विलुप्त हो गई थी। इस बिग कैट अलायंस में जो एक बड़ा जानवर भारत में विलुप्त हो गया था, उसकी पुनर्स्थापना की जाए। सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से विषयों को रखा। भारत सरकार के साथ सहयोग करके आज इस कार्य को हम लोग लागू करने जा रहे हैं और हमारा ये भी सौभाग्य है कि ये अवसर 17 सितंबर को आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आएंगे। और आदिवासियों की मौत के बयान मामले पर अब सियासत छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। जेपी नड्डा के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार सामने आया। आदिवासियों की मौत मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। आदिवासियों की मौत मामले पर बीजेपी के षड्यंत्र की आशंका जताई सीएम भूपेश बघेल ने। आदिवासियों की मौत का ये दावा सफेद झूठ है, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके निशाना भी साधा और पूछा है ट्वीट करके कि क्या बीजेपी के लोग कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। 71 आदिवासियों के 4 दिन पहले मौत का सफेद झूठ बोला। जेपी नड्डा के दिमाग में कोई प्लानिंग है, ये सवाल पूछा सीएम भूपेश बघेल ने। तो सुनने में नहीं आया, ऐसा तो नहीं को षड्यंत्र कर रहे हैं। दिमाग में हो कि होने वाला है, उसके पहले बोल दें तो हो सकता है उसके दिमाग में इस प्रकार की बातें हों और फिर षड्यंत्र करने में तो उनका कोई मुकाबला है ही नहीं। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की अभी कोई घटनाएं हुई नहीं। इनके शासनकाल में जरूर
सब ग्रामीण, राजनीतिक, जवान, सबकी मौतें हुई है। तो ये सफ़ेद झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, आदिवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए। इस प्रकार से कोई घटना घटी नहीं है जिसका वो उल्लेख वो कर रहे थे। और नड्डा जी किसको माफ़ी मांगनी, इतना बड़े झूठ कैसे बोले। और बात करेंगे जबलपुर की यूरिया के वितरण में धांधली के मामले में डीपीएम के फर्टिलाइजर्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 1020 टन यूरिया खाद अभी भी गायब है। निजी फर्म में यह खाद पहुंचाई गई थी। 26 अगस्त को 2666 टन खाद पहुंचाई गई थी। इसके बाद अब यह बड़ी कार्रवाई और लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। डीपीएम के फर्टिलाइजर्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। चलेंगे जबलपुर, बात करेंगे सहयोगी कुमार इंदर से। कुमार इंदर, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है यूरिया के वितरण में धांधली के मामले में। क्या कुछ कार्रवाई और किस पर गिरी गाज? 1000 टन से ज्यादा का यूरिया जो है वो गायब हो गया। इन 4 जिलों में यूरिया पहुंचा था, वहाँ ये यूरिया ना पहुंच के सरकारी ना पहुंच के प्राइवेट फर्म्स में पहुंचा दिया गया। हालांकि 129 करीब यूरिया बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी बहुत बड़ा हिस्सा यूरिया का जो जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कुमार अंदर खबर को विस्तार से बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में एमपीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को ज्ञापन सौंपा और भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई तो 2023 में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। आपको बता दें कि एमपीपीएससी के साथ व्यापम से जुड़े अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया न होने के पीछे ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14% ओबीसी रिजर्वेशन के साथ भर्ती प्रक्रिया करने के अंतरिम आदेश राज्य सरकार को दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर सरकार 27% ओबीसी रिजर्वेशन के साथ भर्ती प्रक्रिया करना चाहती है। ऐसे में अभ्यर्थियों का भविष्य संकट के साए में घिरा हुआ है। जो ओबीसी रिजर्वेशन के संबंध में न्यायालय में प्रकरण लंबित है और काफ़ी लंबा समय हो गया है, इसके रिगार्डिंग हमने एमपीपीएससी लापता, #एमपीपीएससी और इस तरीके के कैंपेन चलाए हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आया है। और इसी के लिए हम जब भी संबंधित व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, सरकार से संबंधित जो ऊंचे ओहदों पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम अपनी बात वहां पर पहुंचा रहे हैं और देखते आगे क्या होता है इसमें। शहडोल जिले के जयसिंह नगर थाना इलाके के कुबरा गांव में जहन को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जहां पति पत्नी के विवाद के दौरान पिता ने सौतेली बेटी के सिर पर रॉड से हमला कर दिया। आनंद फानन में मासूम को जयसिंह नगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मासूम की मौत हो गई। इस पूरे मामले मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। उपचार के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गई थी। इसमें सब पंचनामा कार्रवाई करवाकर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। आरोपी को कस्टडी में ले लिया गया। इनका कुछ घरेलू विवाद था? इस संबंध में तस्दीक की जा रही है। जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने बजे की घटना है सर? ये पुलिस के पास लगभग 9 बजे की सूचना आई थी। आरोपी अभी कस्टडी में है। और भिंड के उमरी इलाके में कालाबाजारी के शक में खाद से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। कार्रवाई को लेकर पुलिस और कृषि विभाग ने अंजाम दिया है। पुलिस ने 65 बोरी खाद जब्त की है। इधर मामले में खाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक उमरी के विसलपुरा में खाद की कालाबाजारी की सूचना पर कार्रवाई की गई। इधर आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए फर्जी रसीद दी। कृषि निरीक्षक की शिकायत पर 2 लोगों पर उर्वरक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। इधर उप संचालक ने मामले को लेकर लीपापोती भी की है। इस नाम का लड़का ने 2 जो है डीएमओ गोदाम से प्रदाय जो है रसीदें प्रस्तुत की, तो उनमें जो है जो दयानंद जी ने जो सूची मुझे प्रस्तुत की थी वो नाम नहीं मिले। इससे सिद्ध होता है कि परिवहन किए गए उर्वरक का जो भंडारण करने जा रहे थे वो अवैध है। आज दिनांक को जो है कृषि उप संचालक श्री शिवराज यादव जी के साथ में मिलकर इसी अभियान के तहत बिशलपुरा में एक ट्रैक्टर को खाद से भरा हुआ पकड़ा है, जिसमें 55 बोरी डीएपी और 10 बोरियाँ यूरिया पाया गया। ट्रैक्टर चालक एवं मालिक से उसके बारे में खाद के बारे में कागज़ मांगे गए, तो उसके द्वारा कोई वैध खरीदने बेचने संबंधी दस्तावेज नहीं थे, जिसके कारण उसको उर्वरक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
और ग्वालियर के थाटीपुर थाना पुलिस ने भीमनगर में मिली अधेड़ महिला हत्याकांड का पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी की कहानी सुनकर पुलिस भी हैरत में है। आरोपी के मुताबिक उसने अधेड़ उम्र की महिला के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि लाश के साथ कई घंटों तक बैठा रहा। आपको बता दें कि भीमनगर में 5 सितंबर की सुबह एक अधेड़ महिला का शव मिला था। पुलिस ने बताया कि आरोपी मृतक महिला के मोहल्ले का ही रहने वाला है। वह घटना के बाद से गायब था। आरोपी पेशे से नीम हकीम था। आरोपी ने मालिश करने के दौरान जबरन दुष्कर्म किया। इस दौरान महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पे हमारे सारे अधिकारी, एफएसएल की टीम और फिंगरप्रिंट और साथ ही डॉग स्क्वाड जो कि टेकनपुर से आया था वो पहुंचा और इसमें 302 कायम करके भारतीय दंड विधान के तहत विवेचना आरंभ की गई। आरोपी को गिरफ्तारी के उपरांत इसने अपना आरोप जो है हत्या करना स्वीकार किया है, साथ ही गलत काम की बात भी स्वीकार की है। इसका मेडिकल कराया जा रहा है और साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि इतना संगीन मामला है, इसमें जल्द से जल्द अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया जाए। इंदौर क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के गैंग के सदस्य सहित 9 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 10 देसी पिस्टल बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी इंदौर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल आरोपियों से बाणगंगा थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी करके उन्हें दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में हरियाणा के गैंग का कुख्यात बदमाश भी शामिल है, जिस पर 10,000 का इनाम घोषित है। सूचना पे हमको माननीय पुलिस आयुक्त महोदय ने बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ किया कि उनको कैसे पकड़ना है। उनके द्वारा जो ब्रीफ किया गया वो हमारे बहुत काम आया और हमने अपनी टीम के साथ उनकी दोनों गाड़ियों को जिसमें 7 शूटर थे, दोनों गाड़ियों को अवैध हथियारों सहित पकड़ लिया। और सिंगरौली में नल जल योजना के तहत निर्माण में धांधली की जांच की मांग पर बीजेपी नेता अड़े हुए हैं। मामले को लेकर बीजेपी नेता ने सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री से लेकर आयुक्त और महापौर को खत लिखा है। उन्होंने कहा कि पिछली परिषद ने घोटाले की वजह से निर्माण एजेंसी का भुगतान जांच होने तक रोक दिया था। इसके साथ ही तत्कालीन कार्यकारी मंत्री AK सिंह को ऑफिस अटैच कर दिया था। अब पूरे मामले बगैर जांच के ही बड़े घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के नेता ने खत में 7 करोड़ के भुगतान पर रोक लगाने की गुजारिश की है। बीजेपी पर भड़की महापौर ने कहा कि उनके ही जमाने का मामला है। कांग्रेस की तत्कालीन गवर्नमेंट थी, उसी समय में जैसे ही गवर्नमेंट हम लोगों की बदली उसके बाद संबंधित ठेकेदार चंद्रा निर्माण कंपनी द्वारा वाटर सप्लाई का हम ही लोग काम चालू करवाए थे। वो आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप यहाँ पे हर घर जल नल योजना का कार्य चालू हुआ था। उसी में संबंधित ठेकेदार द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया गया। 1 ही महीने का समय हुआ है जो जनता ने आशीर्वाद दिया था और 1 महीने के अंतर्गत अभी मेरी जानकारी में अभी ये नहीं आया है और अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल इस पर रोक लगाई जाएगी और बिल्कुल कार्रवाई होगी। और वेब सीरीज पंचायत की टीम भिलाई के पाटन ब्लॉक पहुंची। इस दौरान वेब सीरीज की टीम ने ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी हासिल की। इधर वेब सीरीज की टीम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास की पहल की जानकारी लेने के बाद कहा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। पंचायत टीम के कलाकारों ने बताया कि पंचायत में काम करने के दौरान हमने जाना कि ग्रामीण लोग कितनी मुश्किल भरा जीवन जीते हैं। वेब सीरीज की टीम ने स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों से बातचीत की। टीम ने कहा कि सरकारी स्कूल और पब्लिक स्कूल में फर्क करना मुश्किल है। बच्चे आत्मविश्वास से भरे हैं। पंचायत की टीम ने केसरा गौठान को भी देखा। तो पाटन में विकास देखने पहुंची वेब सीरीज की टीम। पंचायत वेब सीरीज की टीम ने ग्रामीण विकास की योजना को करीब से जाना और बच्चों से मुलाकात की। स्वामी आत्मानंद स्कूल को भी देखा और वहां के बच्चों से सीधी बातचीत की। वेब सीरीज टीम ने केसरा गौठान को भी देखा और वहां उसके बारे में जानकारी हासिल की। तो पाटन में विकास कार्य को देखने के लिए वेब सीरीज की टीम पहुंची। और उज्जैन में पथराव का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गांव पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की टीम पूरे गांव में दबिश लगातार दे रही है। टीआई समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद है। गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस में हंगामा हुआ था, पथराव हुआ था। उसके बाद अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पथराव मामले में पुलिस एक्शन में आ गई है और गाँवों में दबिश दे रही है। इस पूरे मामले में बता दें आपको, आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो पथराव मामले में एक्शन में पुलिस और दबिश दी जा रही है। पथराव के मामले में उन लोगों पर जिन लोगों ने पथराव किया था उन पर पुलिस की कड़ी निगरानी और उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
इधर रायपुर की बात करेंगे। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट के लिए बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जिले को अलर्ट मोड पर रखा गया। इधर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी यहां जारी की गई है। अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी और कुछ स्थानों में बिजली गिरने की संभावनाएं भी हैं। तो बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गरज चमक के साथ अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। और बीजापुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसके मद्देनजर एक बार फिर से नगर सेना की टीम को राहत और बचाव कार्य में उतारा गया है। बारिश के चलते मोदकपाल थाना के पास रपटा डूब गया है, जिसके चलते बीजापुर भोपालपट्टनम नेशनल हाईवे पर आवाजाही थम गई है। और इसी तरह बीजापुर गंगालूर मार्ग पर पदेड़ा और पोंजेर नाला भी उफान पर होने से चेरपाल, गंगालूर समेत दर्जनों गांवों में टापू में तब्दील हो गए हैं। इसके अलावा जिला मुख्यालय से लगे कोकड़ापारा में नाले के जलस्तर ने लोगों के सामने बाढ़ जैसे हालात खड़े कर दिए हैं। यहाँ लोगों को रेस्क्यू करने का काम लगातार किया जा रहा है। बाढ़ के चलते घरों में पानी घुस चुका है। क्षेत्र में बाढ़ आने से आफत मची हुई है। बताया जा रहा है कि पदेड़ा नाले में 4 से 5 मवेशी पानी के तेज बहाव में बह गए। नगर सेना प्रमुख निर्मल साहू ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी मिली है। लोगों ने बताया कि मवेशियों को उनके मालिक ने नाले से कुछ दूरी पर बांध कर रखा था, लेकिन रात में हुई मूसलाधार बारिश से नाले का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें मवेशी बह गए। तस्वीरें सामने आई है, जलभराव की तस्वीरें, और तेज बारिश के चलते जगह जगह पानी भर चुका है और अब रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू में जुट गई है। बच्चों, बुजुर्गों का रेस्क्यू किया जा रहा है। और बस्तर में भारी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। अधिक बारिश होने से बीजापुर के इलाके में 16 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि जगदलपुर में कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। अगले 24 घंटों में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। इधर प्रशासन ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों पर नजर बनाए रखते हुए आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय रखा है। तो बीजापुर में कई मवेशियों की मौत हुई है। मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर से बस्तर में मानसून ने दस्तक दे दी है और 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से फिर से दोबारा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। आप देखेंगे ये धर्मपुरा का पोर्च इलाका कहा जाता है और पुराना हाउसिंग बोर्ड एरिया है और यहाँ पर नाली नहीं होने की वजह से जो है पूरा ड्रेनेज सिस्टम खराब हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो बाहर निकल रहे हैं। हालांकि ये नाली का पानी जो बाहर निकल के आ रहा है, इसमें कई सांप बिच्छू भी रहते हैं। अभी बताया जा रहा था यहाँ पर किसी घर में जो है वो सांप निकल गया था और काफी जद्दोजहद के बाद 112 की टीम आकर यहाँ पर निकाली है। यही जो स्थिति है वो बीजापुर का भी नजर आ रहा है। इसके अलावा जगदलपुर शहर का कई गाँव का कनेक्शन टूट गया है। जो गणपति रिजॉर्ट जो पुराना पुलिया के ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि अलर्ट जारी करने के बाद जो जिला प्रशासन का टीम है वो अलर्ट नहीं नजर आया। नहीं तो यहाँ पर सुबह से ही जो नगर निगम की टीम या फिर पार्षद कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आया। लोग परेशान हैं, घरों से पानी फेंक रहे हैं और घरों से पानी निकालने के लिए परेशान है, लेकिन कोई भी टीम यहाँ पर पहुँचती नजर नहीं आ रही है। देखने वाली बात होगी खबर दिखाए जाने के बाद क्या नगर निगम की टीम, जिला प्रशासन की टीम जो है वो नींद खुलता है और यहाँ पर आके व्यवस्था देखती है या नहीं। आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 बस्तर। अलीराजपुर में नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने युवा साथियों सहित कांग्रेस का हाथ थामा है। बताया जा रहा है कि जोबट नगरीय निकाय में पार्षद का टिकट नहीं मिलने से रघुनंदन नाराज थे। रघुनंदन ने जिला कांग्रेस महामंत्री सुरपाल अजनार के जोबट निवास पर कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। और उसी के साथ फिलहाल यहाँ इतना ही। नमस्कार।